अब डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को कई बार अपन किस तरह से रेफर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। तो जैसे लाइन और पॉइंट के बीच में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकालते थे तो अपन क्या बोलते थे कि इस पॉइंट से लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको यदि मैं पॉइंट ए बोल दूं तो ए पी जो है वो पॉइंट और लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और इसी को अपन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन बोलते हैं। तो दो लाइंस के बीच में भी जब अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। अब ये मैं एक्चुअली क्या 3D में बनाया है तो बहुत क्लियरली विजुलाइज नहीं होगा, बट इस वाले केस में भी जब हम इन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये वाली जो लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन वो इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होती है ना, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, एक बार पहले उसको लिख लेते हैं और फिर देखेंगे फॉर्मूला आया कैसे। तो दोनों लाइंस को यदि अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट लाइन यदि A1 प्लस लैम्डा B1 है ना, ये लाइन है, और दूसरी लाइन जो है वो क्या है, A2 प्लस लैम्डा नहीं म्यू, है ना, म्यू B2, ठीक। B1 B2 इन लाइंस के पैरेलल हैं और A1 A2 क्या है, इन लाइंस पे कोई दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स। तो इन लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है D यदि बोल देते हैं तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, है ना, इसका मॉड, है ना, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इसकी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक। तो ये रिलेशन जो है ना थोड़ा लंबा सा दिख रहा है, और ये आता कैसे है ना, इसको एक बार देखते हैं। A1 है ना पोजीशन वेक्टर है, तो अभी इस वाले रिलेशन को आप भूल जाएं, है ना। एक सिचुएशन देखें जहाँ पे 2D में, है ना, 3D की बात नहीं कर रहे हैं, 2D में दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, 2D में दो पैरेलल लाइंस हैं जिसमें हमको, है ना, इस वाली लाइन पे एक कोई पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपने को, ठीक। और ये दूसरी वाली जो लाइन है इस पे भी किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपने को। अच्छा, अपने को क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो अब देखें ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये A2 माइनस A1 है ना, ये वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों लाइंस के बीच में यदि मैं, है ना, इस तरह से डॉटेड लाइन जो है एक परपेंडिकुलर लाइन यदि मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ये एंगल सपोज थीटा है ना, और इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस D है, तो ये तो दिख ही रहा है कि D जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 कॉस थीटा, है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 कॉस थीटा ये कहाँ पे आएगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट में आएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के अलोंग यदि हम कोई एक यूनिट वेक्टर मिल जाए, है ना, इस यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर B बोल देता हूँ, है ना, ये यूनिट वेक्टर मिल जाए तो ये D क्या है, D जो है वो A2 माइनस A1 वेक्टर का प्रोजेक्शन है ना, इस वेक्टर के अलोंग। आप देख रहे हैं, तो ये जो वेक्टर है A2 माइनस A1 इसका अपन डॉट प्रोडक्ट ले लें इस यूनिट वेक्टर B के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ये तो 1 ही है, और ये अपन देख ही चुके हैं A2 माइनस A1 कॉस थीटा, ये क्या है, ये D के बराबर। तो अब देखें इस वाले केस में, है ना, जहाँ पे हमको दो लाइंस पर एक एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स मालूम थे, तो यदि हमको जो दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो मिल जाता है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है ना, हम D निकाल सकते हैं। तो इस वाले रिलेशन में, है ना, अब इसको डिस्कस कर सकते हैं अपन, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यही यूज किया है ना, इसमें जो कि विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक सिंपल तरह से डिस्कस करके अपन ने विजुलाइज कर लिया इसको। और 3D में दो वेक्टर्स बनाते हैं, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि अपने को जगह चाहिए होगी। आप चाहे तो लिख लें इसको बगल में, क्योंकि अब इस वाले रिलेशन को निकालेंगे अपन। तो अब देखें ये 3D स्पेस बना लिया अपन ने, है ना, कोई दो लाइंस बना देते हैं
अब ये लाइंस का ओरिएंटेशन जो है उसको थोड़ा सा विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। इस तरह से दो लाइंस बन गई। इस वाली लाइन पे कोई एक पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर A2, और इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर A1। ये तो गिवन ही है ना। अपने को लाइंस की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी होती है उसमें ये तो गिवन ही होता है। और यहाँ पे अपने पास में क्या है, इस लाइन के पैरेलल पोजीशन वेक्टर ये मालूम है अपने को, है ना, ये B1, और इस लाइन के पैरेलल पोजीशन वेक्टर ये मालूम है अपने को B2। तो अब यदि अपने को B1 और B2 मालूम है तो इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर यदि अपने को वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर क्या होगा भाई, B1 क्रॉस B2 ही तो होगा। B1 क्रॉस B2 जो है वो लाइन, ये पहली लाइन, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, या R1 R2 कुछ भी। B1 क्रॉस B2 जो है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है, L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन तो आई गया। और अपने को क्या चाहिए, अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्शन चाहिए ना अपने को। तो A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन चाहिए अपने को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। यहाँ पे बनाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस टाइप का आ जाएगा, है ना। अगेन विजुलाइज करना थोड़ा सा ये है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2। और आप देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ दिख रहा है भाई, A2 माइनस A1 ये तो सेम ही था, और उसका डॉट प्रोडक्ट था एक यूनिट वेक्टर से जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो, है ना। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन तो हो गई डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस जो कि पैरेलल नहीं है ना। 3D में वो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल नहीं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, है ना, स्क्यू लाइंस बोलते हैं उनको। भाई 2D में जो लाइंस पैरेलल नहीं है वो तो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, उनको तो आपस में इंटरसेक्ट करना ही। 3D में ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है ना, आप विजुलाइज कर ही सकते हैं। लाइंस पैरेलल नहीं भी हो, है, तब भी कोई जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट करेंगी। तो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अब 3D में पैरेलल लाइंस, है ना, उनका क्या रिलेशन होता है, उनके डिस्टेंस के बीच का, है ना, उसको देखते हैं। यहीं पे कर लेते हैं, डायग्राम थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने। दो लाइंस जो कि पैरेलल हैं, है ना, ये अब की बार क्या 3D में है, ठीक। तो पहले तो इनकी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, A1 प्लस लैम्डा बी, जो वेक्टर पैरेलल है इन दोनों लाइंस के वो तो सेम ही रहेगा, है ना। R2 जो है वो क्या हो जाएगा, A2 प्लस म्यू बी, जो वेक्टर पैरेलल है इन दोनों लाइंस के वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक। अच्छा, अगेन इन दोनों लाइंस पे दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स अपने को दिए हुए हैं, A2 और A1। तो A2 माइनस A1 ये वाला वेक्टर हो जाएगा, है ना, A2 माइनस A1। अच्छा, अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर यदि अपने को कोई वेक्टर मिल जाता है तब तो अपन डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, और उसको यूज करके अपन ने इस वाले रिलेशन को निकाला था। और अपने पास में इस वाले केस में इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, इन दोनों लाइंस के पैरेलल वाला वेक्टर ये अवेलेबल है ना, वेक्टर बी जो है ये अवेलेबल है अपने को। तो आप देखें A2 माइनस A1 और वेक्टर बी के बीच का एंगल, इसको मैं एंगल अल्फा बोल देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 साइन अल्फा है, दिख रहा है, मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 साइन अल्फा। और साइन अल्फा के लिए अपने को क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यदि यहाँ पे हम A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, किसके साथ में, एक यूनिट वेक्टर जो कि b के डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड A2 माइनस A1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ये यूनिट वेक्टर b के डायरेक्शन का इंटू साइन अल्फा। और इसमें एक यूनिट वेक्टर और आ जाएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, वो तो अपने को चाहिए नहीं, तो इसका अपन मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं। तो वो केवल ये रह जाएगा, है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्केलर वैल्यू आ गई अपने पास, और ये तो 1 ही है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा और ठीक से लिख लेते हैं इसको कि भाई A2 माइनस A1 क्रॉस यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर के लिए अपन क्या कर लें, वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो ये दो रिलेशंस आ गए अपने पास में, है ना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, बहुत बार यूज होंगे ये दोनों। और किस तरह से आए ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इस वाले रिलेशन से
मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ जरा, है ना। इसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, यदि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये डिस्टेंस तो अपन ने तब निकाला था जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, है ना। यदि 3D में लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, है ना। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो गई। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक और इंटरप्रिटेशन क्या है, जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है भाई, वो कोप्लेनर लाइंस हैं, सेम प्लेन में होंगी और पैरेलल नहीं है तभी तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कोप्लेनर लाइंस के लिए भी ये रिलेशन जो है ना, ये होल्ड करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है ना, इस वाले रिलेशन का। ठीक। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइंस के कोप्लेनर होने की एक और सिचुएशन देखते हैं, है ना। अभी तक अपन ने क्या देखा कि भाई दो स्ट्रेट लाइंस यदि इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, उनका कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है। और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोप्लेनर तो हो ही गई। अच्छा, अब क्या है, यदि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, है ना, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तब मेजॉरिटी केसेस में तो, है ना, सेम प्लेन में तो नहीं हो सकती हैं। बट एक स्पेशल कंडीशन है जिस केस में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हुए भी कोप्लेनर हो सकती है ना, वो सिचुएशन देखते हैं। तो पहले तो ये सिचुएशन विजुलाइज करते हैं जरा अपन, जैसे एक्स वाई जेड, तो दो अलग अलग प्लेन्स ले लें अपन, है ना, आपको विजुलाइज करने में इजी हो जाएगा कि एक प्लेन तो ये ले लें, ये तो एक्स जेड प्लेन ही हो गया बेसिकली, है ना, उसको बना दिया मैंने। और एक प्लेन जो है इसके थोड़ा सा ऊपर हाइट पे, है ना, इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक। तो अब दो लाइंस यदि इन दोनों प्लेन्स में है ना, एक लाइन यदि इस वाले प्लेन में है, दूसरी वाली लाइन इस वाले प्लेन में है, आपस में कभी इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो ऐसी लाइंस तो कोप्लेनर नहीं हो सकती हैं। पर एक स्पेसिफिक सिचुएशन देखें कि यदि दो लाइंस जो हैं अलग अलग पैरेलल प्लेन्स में तो हैं, बट लाइंस भी यदि आपस में पैरेलल हो जाएं, मतलब इस वाले प्लेन में यदि मैं लाइन यदि इस तरह से बना दूं, आप देख रहे हैं, तो ये वाली जो दो लाइंस हैं, है ना, ये वाली दो लाइंस, है ना, ये वाली दो लाइंस तो सेम प्लेन में आ जाएंगी। दिख रहा है, इनका प्लेन जो है वो इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये लाइन यूं गई और इसके ऊपर वाली लाइन जो है वो इस तरह से चली गई। तो ये दोनों लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं आपस में, पर कोप्लेनर तो हो ही गई। तो ऐसी वाली सिचुएशन में कंडीशन क्या होल्ड करेगी भाई, इस वाली लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसको मैं वेक्टर b1 बोल देता हूं, और इस वाली लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है इसको b2 वेक्टर बोल देते हैं। तो b1 और b2 वेक्टर जो है आपस में पैरेलल हो गए, b1 और b2 वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b1 क्रॉस b2, है ना, ये 0 हो गया। तो इस वाले केस में भी, है ना, जो अभी अपन ने रिजल्ट जो किया था भाई, लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने कहा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 होगा, a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2, है ना, ये 0 होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, है ना, ये 0 इसलिए था कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। और जब लाइंस पैरेलल हो गई तब b1 क्रॉस b2 0 हो गया, और उसके कारण अगेन, है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर से 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो कंडीशन है वो दोनों ही केस में होल्ड करेंगी। कोप्लेनैरिटी की जो कंडीशन है, लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तब भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, और लाइंस यदि पैरेलल हैं तब भी कोप्लेनर होगी, और तब भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक। तो ये जो सेकंड वाला जो सिचुएशन है ना, इसमें जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है ना, एग्जैक्टली इस सिचुएशन पे, है ना। उसको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तो आप उसको अच्छे से विजुलाइज भी कर लीजिएगा।